गुड मॉर्निंग दोस्तों। जुपिटर क्लासेज में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, अभी हमारा चल रहा है फिजिक्स का पहला चैप्टर ही चल रहा है। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। आज का हमारा टॉपिक जो है वह है वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं। ऐसे लिख देते हैं, वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं। सबसे पहले समझते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसमें जो बल रेखाएं आ रहा है वह क्या है। ठीक है, तो सबसे ये हम लोग जान गए हैं, समझ चुके हैं कि जो आवेश होता है, जहां पर आवेश होता है उसके चारों तरफ अगर कोई धन आवेश लाते हैं तो उस पर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव किया जाता है, और जहां तक अनुभव किया जाता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई धन आवेश ला रहे हैं तो देखिए, अब इसको समझते हैं वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, या कभी कभी ऐसा रहेगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं लिखा रहेगा, या हम सम्मिलित रूप से लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्लस आवेश है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो होगा ना, किसी दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण है। जितना दूर तक इसका क्षेत्र है आकर्षित प्रतिकर्षित करने का, उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई धन आवेश लाते हैं, धन आवेश, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, और इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो इस पर इसके द्वारा बल प्रत्यारोपित होगा, आरोपित होगा, वह किधर जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, जहां पर आवेश है उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र हो गया। वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम कोई धन आवेश लाते हैं तो उस पर इस तरह से बल कार्य करता है कि ये वाला जो धन आवेश है इस पर बल जो है ना इस दिशा में लगेगा, एकदम सीधा। ठीक है, तो ये जो धन आवेश है जिस पथ से होकर गुजरता है, जिस रास्ते से होकर गुजरता है, जो रेखा के रूप में होकर के गुजरता है, उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं कहते हैं। सबसे पहला बात है कि इसी में छुपा हुआ है वैद्युत क्षेत्र हो गया, उसके द्वारा जो बल लगेगा जिस रेखा में जाएगा उसी को हम लोग कहेंगे वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं। ये जो रेखा होगा वह एक बात समझेंगे कि काल्पनिक रेखा है, जिस पर हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो आवेश है, धन आवेश है, वह इस पर से धन आवेश पर जो बल लगेगा इसके कारण वह एक रेखा से होकर के जा सकता है। अब एक बात और क्लियर कर सकते हैं कि कहेंगे कि सर हमेशा यह सरल रेखा में जाएगा। देखो, अगर एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, यानी कि एक अलग आवेश है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, ये टेस्ट चार्ज है, तो यह सरल रेखा में हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दो आवेश रहेगा, दोनों आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, दोनों स्थिर आवेश है, इसके वजह से कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और उस अवस्था में कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे, तो इसकी दिशा, इसकी जो रेखाएं होगी, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, जो वैद्युत बल रेखाएं होगी, वह वक्रीय होगा। उसको देख रहे हैं तुरंत हम। ठीक है, तो जब किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर इकाई धन आवेश परीक्षण आवेश को लाया जाता है, तो एक जिस दिशा में या जिस रेखा से हो करके
वह धन आवेश गुजरता है उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं कहते हैं। अपने भाषा में भी इसको लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी इकाई धन आवेश को लाया जाता है या एकांक परीक्षण आवेश को लाया जाता है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा बल लगाया जाता है, जिसके कारण वह परीक्षण आवेश एक रेखा की तरह बल की दिशा में आगे बढ़ता जाता है। उस रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं कहते हैं। अब ठीक है, एक और बात समझते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं जो होगा वह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, कौन सा है, काल्पनिक रेखा है। इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इसमें कि अगर एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो वैद्युत बल रेखाएं जो होगी, वैद्युत बल रेखाएं सिंगल एक आवेश रहेगा, एक आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वैद्युत बल रेखाएं जो होगी वह उस सरल रेखा के रूप में होगी, सरल रेखा के रूप में, यानी कि सीधा कहिए सीधी रेखा। अगर एक से अधिक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति हुई है उसके चारों तरफ, और वहां पर पूछेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं की दिशा क्या हो, वैद्युत बल रेखाएं कैसी होगी, तो वहां पर आपका वक्रीय होगी। कैसी होगी, वक्रीय, वक्रीय होगी। तो ये हो गया हम लोग का वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं। काल्पनिक रेखा याद रखेंगे, वैद्युत बल रेखाएं सरल रेखा या सीधी रेखा, और एक से अधिक आवेश रहता है तो वैद्युत बल रेखाएं जो होगी वक्रीय होगी। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है अगर धन आवेश है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ अगर हम लोग परीक्षण आवेश को लाते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, कभी यहाँ रखते हैं, कभी इस तरह से चारों तरफ रख करके टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर अगर रखे हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर रखे हुए हैं, हम 3-4 जगह रखते हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, मैंने कुल मिलाकर के ऐसे करके इसके चारों तरफ रखा जाता है। पता है क्या होगा, इस पर इसके कारण ये धन आवेश है ये, ठीक है, एक बिंदु आवेश लिए हैं और इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इसकी वजह से ये धन आवेश जो है Q है, इस पर एक फोर्स लगेगा और वह धीरे धीरे इधर की ओर स्थानांतरित होना चालू कर देगा। अब पता चलेगा कि एक सीधा रेखा है, तो धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पता चलेगा ना कि वह बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है और यहाँ से ऐसे निकलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि धन आवेश को यहाँ पर रखेंगे तो वह सीधा चला जाएगा इधर, यहाँ पर रखेंगे तो समझ में आ रहा है, यहाँ से यह सीधा ऐसे निकलेगा और यहाँ से इस तरीका से, ठीक है, और यहाँ से इस तरीका से ऐसे करके हम लोग दिखा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो किसी भी धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई परीक्षण आवेश लाते हैं तो उसके द्वारा बाहर की ओर उसको धक्का दे दिया जाता है और वह सीधा फोर्स लगता है। तो हम सब कह सकते हैं कि अगर कोई प्लस आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं होती है, धन आवेश के कारण कोई वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं जो होती है वह ऐसा प्रतीत होगा कि मानो कि किसी गोले के पृष्ठ से निकल रहा है, जो पता चले कि उसके केंद्र से होकर के आ रहा है। हमको इस तरह से डायग्राम बनाना है यहाँ पर कि मानो कि वह केंद्र से होकर के निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती है, सरल रेखा में निकलती हुई प्रतीत होती है या फिर होती है। अगर यही बात माइनस वाला पर लागू कर दे, ऋणात्मक आवेश जहां होगा वहां पर लागू कर दे, तो वहां पर सेम अगर प्लस आवेश को रखेंगे तो ये जो होगा ना, इसमें फोर्स लगेगा, एकदम सीधा लगेगा और केंद्र की ओर लगेगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई निगेटिव आवेश है
और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करेंगे या वैद्युत बल रेखाओं की बात करेंगे, तो वह केंद्र की ओर, किधर, केंद्र की ओर आता हुआ प्रतीत होगा। लगे, ऐसा लगेगा कि मानो वह केंद्र की ओर आ रहा है। तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो ये हो गया हमारा, जब एक आवेश अलग होगा, एक आवेश अलग होगा, केवल एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र दिखाना होगा तो ऐसे दिखा सकते हैं। ये हो गया धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और ये होगा ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इसको लिख सकते हैं इजी तरीका से, हम इसको लिख सकते हैं कि धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, ऋण आवेश से वैद्युत क्षेत्र, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा अंदर की ओर, केंद्र की ओर होती है। ठीक है, तो ये अगर अकेले सिंगल आवेश के कारण होगा तो देखो होगा कौन सा रेखा है, सरल रेखा है, सीधी रेखा है। अब हम लोग बात करेंगे कौन सा, एक से अधिक, एक से, छूट गया यहाँ पर, एक से अधिक आवेश के कारण जो वैद्युत बल रेखाएं होगी वह वक्रीय होगी। तो उसको देखते हैं। तो एक ये पॉइंट याद रखेंगे, हम वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा बात करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो है एक प्लस है, ठीक है, धन आवेश, और एक है ऋण आवेश, ठीक है, निगेटिव चार्ज। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया निगेटिव चार्ज। एक बिंदु है और ये बिंदु है, इसको बड़ा लिखें, ये भी, ठीक है। तो यहां से देखेंगे तो ये ऐसे दिखाएगा, ऐसे की तरफ होगा, ठीक है, यहां से ऐसे। पहले एक बना लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है, ऐसे करके ऐसा बनाना है कि मानो वह कहां से, केंद्र से होकर के निकल रहा है। इसमें ऐसे होगा, ज्यादा जो है ना बनाने, मतलब ज्यादा रेखाएं खींचने के चक्कर में जो है ना डायग्राम जो होता है वह खराब हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ना कर पाए, सीधा सीधा कितना करेंगे, 4 और 4 8, समझ ही सकते हैं कैसे किए हैं, बस 1 2 3 4 फिर उसके बीच में होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये इस तरीका से है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज बताएंगे, इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, अब उसको समझना है। देखिए धन आवेश अगर यहाँ पर प्लस आवेश ऐसे सिंगल रहता तब, ठीक है, ये अकेले सिंगल रहता तब। अब ये प्लस है और ये माइनस है, इसका काम है ये जो धन आवेश को क्या करेगा, बाहर की ओर करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, अगर परीक्षण आवेश लाते हैं इसके चारों तरफ तो ये केंद्र की ओर खींचेगा। तो ऐसा जो होगा तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला तो रेखा जो है वह सीधा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों एक रेखा में होगा तो ऐसे हो जाता है। ये वाला जो लाइन है बाकी सब लाइन पर प्रभाव पड़ेगा, ये वाला पर नहीं पड़ सकता है, अगर सीधा होगा तो इस लाइन पर नहीं पड़ सकता है, ठीक है। अगर ये जो लाइन दिख रहा है इन सब पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर धनावेश रहेगा। तो यहाँ पर एक बात करते हैं कि यहाँ पर धनावेश लाए हैं, देखो सिंगल रहेगा तो ऐसे होगा, ये अलग ये वाला अलग, लेकिन जब दोनों, एक धनावेश यहाँ है और एक ऋणावेश यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पर धनावेश रखते हैं तो फोर्स इसके वजह से तो बाहर लगेगा भाई। अगर बीच में, इनके बीच में इसको रखा गया है तो बगल में ये भी है, तो ये क्या करेगा कि अपनी तरफ इसको ऐसे खींचेगा, ऐसे इस तरीके से यहाँ से खींचेगा ना केंद्र की ओर। यही कह रहा है कि ना उधर जाना है, एक फोर्स लग रहा है इधर और एक फोर्स लग रहा है इधर, तो समझो ना भाई दोनों को मिला करके ये यहाँ से ऐसे जाएगा। जैसे ही कुछ दूर और आगे गया तो फिर ये वाला इधर लगा देगा और ये वाला इधर लगा देगा। बात समझ में आ रहा है? तो फिर ये हल्का सा ऐसे करते करते जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो देखेंगे ये वाला फोर्स लगाएगा उधर यहाँ से और ये वाला फोर्स लगाएगा इधर। ऐसे ही करते करते इन दोनों के बीच से होकर थोड़ा सा जाएगा, फिर जैसे ही आगे बढ़ेगा, मतलब हर बिंदु पर जैसे ही वह आगे बढ़ता है, जैसे ही वह आगे बढ़ता है तो पता चलेगा, फाइनली हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर परीक्षण आवेश जो है यहाँ से शुरू से ही, जैसे ही यहाँ से निकलेगा, दोनों आवेश अगर उपस्थित हो तो यहाँ से धीरे धीरे जो है ना बेंट करेगा, और बेंट करते हुए, बेंट मतलब मुड़ते हुए और यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसके फाइनली ऐसा दिखाना है कि मानो वह केंद्र में ही प्रवेश कर रहा हो, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और ये वाला एक लाइन और जो है, ये वाला जो लाइन है
तो ये वाला थोड़ा सा दूर से मुड़ेगा, केंद्र से तो निकला है, ये यहाँ पर जाकर मिलता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जाकर मिलता है, तो थोड़ा सा दूर से ऐसे करके मिला सकते हैं। और ये वाला जो लाइन है ये वाला ऐसे हो जाएगा, और ये वाला जो लाइन है ये वाला भी ऐसे हो जाएगा, और ये वाला जो इधर लाइन है ये भी थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, और ये वाला जो लाइन है यह ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है ये भी थोड़ा सा इधर आ जाएगा, क्योंकि ऋण आवेश इधर है ना बगल में, इसके वजह से ऐसे दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गया ऐसे करके हो गया। ज्यादा नहीं दिखाना है, ठीक है, ऐसे करके दो इधर से, मतलब ऐसे हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह हो गया कि धन आवेश से धन आवेश और ऋण आवेश होती है, तो जो रेखाएं होती है वह वक्रीय हो जाती है। और एक बात और बताएं, जब धन आवेश और ऋण आवेश उपस्थित होता है तो इन दोनों के बीच आकर्षण इसलिए होता है कि ये एक धन आवेश को इधर करता है, फोर्स लगाता है, और ये इसको खींचता है, तो जिसके कारण इन दोनों में ये भी देख रहे हैं कि धन आवेश और ऋण आवेश है, तो ये तो एक गुण है कि ये दोनों रेखाएं जाना था उधर, तो ये देख रहे हैं ना कि जाना था इसको इधर, लेकिन धीरे 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 सिकुड़ रहा है, सिकुड़ करके यहाँ पहुंचता है। तो देखते हैं कि लंबाई में जब सिकुड़न होता है, कि जब लंबाई में सिकुड़न होता है तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। जब किसी पथ की लंबाई सिकुड़ती है यानी कि छोटा होता है तो उसी को तो आकर्षण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अगर यहाँ पर प्लस एक और प्लस रहता तो, एक और प्लस रहता तो, एक और बात बताएं, एक और बात बताते हैं इसमें, अगले टॉपिक में इसी में बता देंगे, नेक्स्ट इसका बताने वाले हैं। तो दूसरा इसका दूसरा पॉइंट ये, पहला पॉइंट ये था कि धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है, और ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं का समापन होता है। पहला में मतलब अंदर की ओर प्रवेश करती है। फिर से एक बार बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर निकलती है, जबकि ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है। और यहाँ से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हुई प्रतीत होती है, और ऋण आवेश में इसका समापन होता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का धन आवेश से निकासी होता है, और ऋण आवेश पर क्या होता है, समापन होता है, समापन होता है। वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वह सरल रेखीय और वक्रीय हो सकती है, लेकिन अगर पूछ देंगे कि वैद्युत यहाँ पर दिशा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का दिशा क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग दिशा समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमको खींचना पड़ेगा स्पर्श रेखा। इस बिंदु पर जो धन आवेश रखेंगे वह किधर जाना चाहता है, यहाँ पर है तो वह किधर जाना चाहता है, तो यहाँ पर वक्र रेखा देखो, इसके वजह से तो ये इधर जाना चाहेगा, इसके वजह से ये इधर जाना चाहेगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दोनों को मिलाकर होगा, और वहीं क्या होगा, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगा, इधर दिशा होगा। ये तो उसका पथ हो गया, ये पथ हो गया, ठीक है, और ये उसका क्या हो गया, दिशा हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे दो धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती है। देखिए, दो धन आवेश है, एक प्लस यहाँ पर है और एक प्लस यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। धन आवेश को अगर इधर रखते हैं तो ये फोर्स लगाएगा, तो ये भी उधर से लगाएगा, लेकिन उधर से कम। एक बिंदु ऐसा आएगा कि दो धन आवेश के बीच में कहीं ना कहीं अगर बराबर बराबर है तो ठीक इसके बीच में आता है, और एक अधिक होगा और एक धन आवेश की मात्रा कम होगी, माने दोनों आवेश कम होगा, लेकिन दोनों प्लस ही रहेगा, कम और अधिक होगा। लेकिन दोनों आवेश जो है अगर एक का मान अधिक होता है और एक का मान कम होता है तो इसके बीच में एक बिंदु आता है, और दोनों का मान अगर बराबर आता है तो एक ऐसा बिंदु आता है कि यहाँ पर क्यू आवेश रख देंगे तो ये वाला इस पर बल लगाएगा और ये वाला इस पर बल लगाएगा, लेकिन दोनों का बल बराबर होगा। ये वाला बल लगाएगा तो इस दिशा में बल लगाएगा इस पर इधर की ओर, और ये वाला बल लगाएगा उधर की ओर। तो ये आवेश जो है ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, क्योंकि दोनों आवेश का अगर मान बराबर होता है तो ये धन आवेश ना इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है। तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं उदासीन बिंदु। क्या कहते हैं,
उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, और इसको n से सूचित किया जाता है। तो अगर दोनों आवेश बराबर प्रकृति का हो और उसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो तो वह जो होता है बिंदु एकदम बीच में होता है, मध्य बिंदु होता है। ठीक है, अगर दोनों जो होगा अलग अलग होगा, अलग अलग परिमाण का होगा, तो ये दूरी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? दूरी पर, कि किस आवेश से कितना दूरी पर उदासीन बिंदु होगा, ये आवेश पर निर्भर करेगा, आवेश के परिमाण पर निर्भर करेगा। तो ठीक है, हम बात करते हैं दो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं। तो ये यहाँ से इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो यहाँ पर दोनों जाकर टकराएगा नहीं ना भाई। ऐसा नहीं ना है कि ये वाला इधर से तीर जैसे जाकर टकरा जाएगा, ऐसा ना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला निकलेगा और यहाँ से इस तरह से कुछ होगा, इस तरह से कुछ इस तरह होगा, और ये कभी भी एक दूसरे को ऐसे नहीं करेगा। धन आवेश यहाँ रखेंगे तो इधर मुड़ जाएगा, और इधर इसके बीच में रहेगा तो न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। अगर इधर रखते हैं तो ये वाला फोर्स ज्यादा लगाएगा, और इसके वजह से जैसे इधर आएगा तो ये धीरे धीरे इसके वजह से मुड़ना चालू कर देगा और मुड़ जाएगा। ठीक इसी तरह से नीचे भी होगा, इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, धन आवेश का बात करें, अगर टेस्ट चार्ट ला करके देखेंगे तो पता चलेगा कि किधर जाएगा। तो यहाँ से फिर अगर इधर लगते हैं तो यहाँ से तो फोर्स इसका सीधा है, ठीक है, लेकिन ये वाला सीधा इस पर लगाएगा कि इधर जाओ। ठीक है, लेकिन ये भी है, इसके बगल से भी इस पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये वाला लगाएगा इधर, अरे भाई ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, वह धीरे धीरे ऐसे मुड़ता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये होता है डायग्राम बनाने का मतलब तरीका। ऐसे करके हम लोग सोच समझ करके भी बना सकते हैं इसको, मतलब रटने वाली बात नहीं है। धन आवेश लाइए और बनाइए। यहाँ से एक बात और है, यहाँ से जो निकालेंगे वह थोड़ा सा अपना अच्छा से निकालना है कि ऐसा लगे कि मानव केंद्र से होकर के आ रहा है, फिर उसके बाद मुड़ा देना है। अच्छा से थोड़ा बनाना है, ठीक है, ऐसा लगे कि केंद्र से होकर के आ रहा है। आप लोग कॉपी पर थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा, और इसमें बाहर की तरफ दिशा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि धन आवेश के कारण। अगर ऋण आवेश पर रहेगा तो सेम टू सेम डायग्राम बनेगा, ठीक है, सेम टू सेम डायग्राम बनेगा। और कहने का मतलब है कि यहाँ पर खाली दिशा जो है ना वह बदल जाएगा, ये दिशा बदल देना है। तो दो धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं उत्पन्न होती है वह एक दूसरे को प्रतिकर्षण इसलिए करती है क्योंकि ये जो इधर जा रहा था तो यहाँ से यहाँ धन आवेश इधर जाएगा तो इसका लंबाई कम था और ये लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जब एक बात बताते हैं कि जब रेखा में लंबाई बढ़ता है तो वह आकर्षण नहीं होता है, वह प्रतिकर्षण होता है। तो हम यहाँ पर साफ साफ समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये तो देखो धन आवेश को यहाँ रखते तो इधर जाता और इसको रखते तो इधर जाता, ठीक है। बीच में एक उदासीन बिंदु आता है, वहां पर किसी तरह का कोई बल नहीं लगता है। बल नहीं लगने का कारण ये है कि दोनों तरफ से समान बल लगाया जाएगा अगर दोनों आवेश का मान बराबर बराबर है तब, और उसकी प्रकृति सेम है तब, ठीक है। और अगर अलग अलग होगा तो फिर उदासीन बिंदु इधर भी मध्य बिंदु से इधर भी शिफ्ट हो सकता है और इधर भी शिफ्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि प्रतिकर्षण इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच में जो वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती है उसकी लंबाई धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। यहाँ से इसको इतना ही जाना था, अब देख रहे हैं ना कि धीरे धीरे इसकी लंबाई बढ़ रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो आप लोग अब समझ सकते हैं कि दो आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण क्यों होता है। तो प्रतिकर्षण होने का कारण है कि उसकी लंबाई जो होती है, वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं की जो लंबाई होती है वह बढ़ती चली जाती है। तो दो धन आवेश के बीच में वैद्युत बल रेखाएं की जो चित्र होता है वह कुछ इस तरीका से होता है, ठीक है। प्रतिकर्षण होगा या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्षण बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच में एक क्या होगा, उदासीन बिंदु होगा। अच्छा एक बात और यहाँ पर याद रखेंगे कि माइनस वाला भी आपको बना लेना है कि यहाँ पर माइनस रहेगा। तो यहाँ पर अगर माइनस रहता है तो वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीका से होगा। हम दोनों एक में बना दिए, ब्लैक वाला जो है इस तरीका से है, दोनों आप लोग को एक में नहीं बनाना है, ठीक है। माइनस अगर लिखे हैं ब्लैक से तो ये ब्लैक वाला उसका साइन हो गया, कुछ इस तरीका से रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे करके।
वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। वह इसलिए नहीं काटती है कि अगर एक दूसरे को मान लेते हैं कि ये वाला एक दूसरे को काट दिया ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या दिखाइएगा कि इस धनावेश के कारण जो है वह इधर जा रहा है, और इस धनावेश के कारण देखेंगे कि इधर जा रहा है। एगो आवेश इधर कैसे जा सकता है, इधर कैसे जा सकता है, दोनों को बीच में देखेंगे तो ये वाला इधर ना जाएगा। तो इसलिए दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या दो वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि एक बिंदु पर इसका दो दिशा होगा और एक बिंदु पर कभी भी दो दिशाएं संभव नहीं है। अगर हम बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की किसी भी बिंदु पर दिशा कैसे निकालना है, तो भाई क्या करना है दोस्त कि यहाँ से आपको उस पर स्पर्श रेखा खींच देना है। ये वाला स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर हमको बताना है कि यहाँ पर उसकी दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र जो रेखा होगी यहाँ पर उसकी दिशा क्या होगी, ये वाला उसका पथ है। पथ में दिशा में अंतर है, पथ जिसे जाएंगे वो दिशा हो गया। इसके अनुसार और इसके अनुसार, इन दोनों के अनुसार इस पर फोर्स लगता होगा, और उन दोनों फोर्सों को मिला करके जो फोर्स लगता है वही उसका क्या होता है, दिशा होता है। तो वह सीधा सीधा क्या होगा, स्पर्श। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ये फोर्स लगाएगा इधर, और ये वाला फोर्स जो है ना, ये वाला फोर्स लगाएगा सामने। तो पता चलेगा कि दोनों को मिला करके दोनों के बीच में जो होता है वह इस तरीके से होता है। और इसको जब खींचे जाएंगे ना बढ़िया से, तो पता चलेगा ना कि यहाँ से मुड़ा है ना, तो ये इसका खाली एक जगह टच करके निकल रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्पर्शी कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है। एक और बात है कि बात ऐसा है कि बहुत लोग तो मतलब पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में, कोई मतलब बहुत अच्छा टीचर है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम भी अच्छा से समझा पाएँ, कोशिश कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएँ। इसीलिए जो हम किसी भी टॉपिक जो होता है ना हमारा लंबा हो जाता है। तो ये हो गया, एक ये वाला गुण हो गया कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी भी बिंदु पर उसकी दिशा स्पर्श रेखा के रूप में होती है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा किसी भी बिंदु पर आपको निकालना होगा तो वहां पर स्पर्श रेखा खींच देना है। स्पर्श रेखा समझते हैं, स्पर्श रेखा कहीं पर खींचने का मतलब है ना कि एक बिंदु पर टच करके निकले। ठीक है। अब दूसरा बात है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद रास्ता का निर्माण नहीं करती है। इसमें भी प्लस और माइनस वाला में भी देखे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद रास्ता का निर्माण नहीं करती है, बल्कि एक जगह से निकल करके एक जगह। बंद रास्ता उसको कहते हैं कि एक बार गया फिर वापस आ गया, तो ये बंद हो गया। ये देखो बंद रास्ता है, इसमें गया, यहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर घूम के आ रहा है, और इसमें केवल गया है, इधर से भी जाइए रहा है। तो कहने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद पथ का निर्माण नहीं करती है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो होगा ये वाला हमारा डायग्राम रहेगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद पथ का निर्माण नहीं करती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋण आवेश पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और दो धन आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि उनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की लंबाई होती है वह बढ़ती चली जाती है। दो एक प्लस और एक ऋण आवेश के बीच में जो आकर्षण होता है उसका कारण यह है कि दोनों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बल रेखाएं की जो लंबाई होती है वो सिकुड़ती चली जाती है। तो कुल मिलाकर के ये बात है कि वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं इतना ही है। इसके गुण को आप लोग अपने से कॉपी में नोट कीजिए, या फिर जो आप लिखेंगे उसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं, और इसको तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है। तो बात को हम अपने आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं आगे। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा वैद्युत द्विध्रुव। क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो एक ऐसा वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु
विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत ही कम दूरी पर बंधित हो। एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश बहुत ही कम दूरी पर यानी कि अल्प दूरी पर एक दूसरे से क्या हो, बंधित हो, उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में ऐसा समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव में एक प्लस होगा और एक धन आवेश होगा और एक ऋण आवेश होगा। तो एक ऐसा वैद्युत निकाय जिसमें दो समान प्रकृति, दो विपरीत प्रकृति एवं समान परिमाण के आवेश उपस्थित हो, एक ऐसा निकाय बॉडी कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, एक ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत प्रकृति के तथा समान परिमाण के आवेश क्या हो, अल्प दूरी पर उपस्थित हो, उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण जो होता है वह एग्जाम्पल ये होता है, अमोनिया होता है, CO2 होता है, H2O होता है। ये जो होता है वह उसका व्यवहारिक यानी कि इसके अणु और जल के अणु, ये कुल मिलाकर के जो होते हैं वह वैद्युत द्विध्रुव के व्यवहारिक उदाहरण है। इसके अणु, अमोनिया के अणु, कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल के अणु। और यहाँ और बात समझेंगे और भी है। अच्छा, एक और बात है कि जनरली जो सामान्यतः जो परमाणु होते हैं, सामान्यतः यानी कि जनरल कोई भी परमाणु जो होता है वह द्विध्रुव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमको पता है, सामान्यतः परमाणु के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। परमाणु कहिए ना, तो परमाणु में क्या होता है कि परमाणु में नाभिक जो होता है वह धनावेश यानी कि धन प्रकृति का होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऋण प्रकृति का होता है। लेकिन इसके बीच में जो होता है वह सामान्यतः परमाणु जो होते हैं वह उसमें जो होता है धन आवेश और ऋण आवेश, इसके वजह से इसको हम लोग द्विध्रुव नहीं बोलेंगे। जब इसको वैद्युत क्षेत्र में किसी भी तत्व के परमाणु को लाएंगे वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र कहने का मतलब ई में उसको लाया जाएगा, ई के क्षेत्र में लाया जाएगा, तो वह धन आवेश और वह ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन और नाभिक इस कुछ दूरी पर हो जाते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। तो सामान्यतः परमाणु द्विध्रुव नहीं होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव नहीं होते हैं, जबकि उसको वैद्युत क्षेत्र में लाया जाता है तो द्विध्रुव बन जाते हैं, द्विध्रुव के जैसा व्यवहार करते हैं। तो सामान्यतः परमाणु द्विध्रुव नहीं होते हैं। और जबकि उसको या दूसरा बोल सकते हैं कि जब परमाणु को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है तो ऋण आवेश और धन आवेश थोड़ी सा अल्प दूरी पर हो जाते हैं और वह क्या हो जाता है, वैद्युत द्विध्रुव के जैसा व्यवहार करने लगता है। तो हम लोग समझ रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में क्या है, इसको लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव में ये है कि एक होगा ऋण आवेश और एक होगा धन आवेश और ये कुछ अल्प दूरी पर रहेगा। इन दोनों के मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव का अक्ष। क्या बोलते हैं इसको हम लोग कहेंगे द्विध्रुव का अक्ष, द्विध्रुव का अक्ष बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक बिंदु होगा जिसको हम लोग द्विध्रुव का केंद्र कहेंगे, द्विध्रुव का केंद्र, द्विध्रुव का केंद्र कहेंगे, ठीक है। और इसके बीच में जो दूरी होता है उसको सामान्यतः सूचित किया जाता है 2L से। यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना है, तो 2L माना जाता है। कितना भी दूरी है उसको 2L मानेंगे। और इसी को D भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, D कहा जाता है। वैद्युत जो द्विध्रुव होता है एक ऐसे निकाय को कहा जाता है जिसमें दो अलग अलग यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश समान परिमाण में अल्प दूरी पर उपस्थित हो, ठीक है। ये माइनस और ये धन। वैद्युत इसकी जो एक इसकी शक्ति यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की शक्ति होती है उसके बारे में बात करेंगे। उसकी कुछ क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है
और जहां पर कार्य करने की क्षमता आती है वहां पर शक्ति प्रकट होता है, पावर उसका होता है। तो इसके पावर को एक दिशा में रिलेट किया जाता है और इसकी जो दिशा होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। इसकी शक्ति का प्रदर्शन जो होता है एक दिशा में होता है, एक दिशा में होता है और वह दिशा जो होता है माइनस से प्लस आवेश की ओर होता है और इसको हम लोग कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी जो शक्ति होगी, इसकी शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, सबसे पहले बात इसका परिभाषा लिख लेंगे बढ़िया से, ठीक। और उसके बाद इसके बाद करेंगे कि दो रेखाओं ऋण आवेश और धन आवेश की मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। द्विध्रुव के अक्ष के दोनों ऋण आवेश और धन आवेश के को मिलाने वाली रेखा के द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं और अक्ष के बीच में जो मध्य बिंदु होता है उसे द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। और दोनों आवेशों के बीच में जो लंबाई होती है उसको 2L मानते हैं या फिर उसको क्या माना जाता है? D माना जाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव शक्ति का प्रदर्शन करता है, अर्थात इसमें कुछ कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है जिसे शक्ति कहते हैं। और शक्ति की दिशा के रिलेट, शक्ति की जो दिशा होती है उसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसकी जो दिशा होती है माइनस से प्लस आवेश, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो हम लोग याद करेंगे, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग सूचित करते हैं P से। किससे सूचित करते हैं? P से सूचित किया जाता है। P से सूचित किया है, पावर है एक तरफ से, आघूर्ण पावर घुमाता है, ये इसमें काम करने की जो क्षमता होती है यह ऐसे ऐसे घूमने लगता है, ठीक है। और इसी को हम लोग आघूर्ण बोलते हैं, इसी को हम लोग पावर बोलते हैं। और इसको किससे सूचित किया जाता है? P से। और P की जो दिशा होती है माइनस से प्लस आवेश की ओर होती है, ठीक है। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं इसमें कुछ बात ये करने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आखिर क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शक्ति समझ रहे हैं हम, और इसको सूचित करेंगे P से। तो इसका शक्ति कितना होता है, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है और इसकी दिशा क्या होता है? दिशा तो हमको पता चल गया, दिशा ये पता चल गया माइनस Q से कहाँ? प्लस Q की ओर। एक और बात बता रहे हैं, जो वैद्युत क्षेत्र होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव है और एक वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस Q से प्लस Q। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह होता है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। क्या होता है? प्लस से। तो ये दोनों में अंतर है और इसमें आप कभी कभी क्या हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसका उत्तर उसमें दे देंगे, उसका उत्तर इसमें दे देंगे, नो कंफ्यूज। वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश है, ऋण आवेश की। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस, ये होता है E और ये होता है P। ये वाला तो समझना है, इसमें ये वाला समझना है, और ये जो है इसको काफी अधिक ही कुछ इसमें समझना है। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक है। द्विध्रुव ये वाला हो गया। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी कि P बराबर कितना होता है? P बराबर क्या है? तो द्विध्रुव आघूर्ण इसको कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का धन आवेश, वैद्युत द्विध्रुव का धन आवेश, ठीक है, और उनके बीच की दूरी, और उनके बीच की दूरी जिसको हम लोग 2L कहते हैं, 2L, उसके गुणनफल को, और इस ये जो 2L है, जो एक निश्चित दूरी है, इसके बीच में हमेशा दूरी 2L रहेगा। ये 2L जो है यह किसकी दिशा को निर्धारित करता है? ऐसे माइनस से इधर। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, और जब इसको दिशा को डिनोट करते हैं इकाई के रूप में डिनोट किया जाता है, तो इसको ऐसे किया जाता है कि किधर जा रहा है, तो ये P की दिशा बता रहे हैं और इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा Q, और 2L को हम लोग लिख सकते हैं D, 2L को लिख सकते हैं D। तो ये हो गया P बराबर QD। और सदिश रूप में ऐसे लगा सकते हैं, ये तो होता है, ये बोलना है अदिश रूप में, जब इस पर वेक्टर का चिन्ह नहीं जाएगा, तीर का चिन्ह नहीं जाएगा, तब अब P बराबर क्या हो गया? QD हो गया। और ये हो बात समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो
वैद्युत द्विध्रुव के धन आवेश तथा उनके बीच की दूरी 2l या d के गुणनफल को द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। यह क्या है? एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तब ना दिशा है -a + q। ठीक है, ये सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? एक सदिश राशि है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसको हटा देते हैं। चलिए, इसको हटा दिए। हम लोग समझे यहां तक P बराबर क्यू डी वेक्टर P, इसको कहते हैं P कैप। ठीक है, या लिख सकते हैं P बराबर Q और ये हो जाएगा 2l, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2l ऐसे करके, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इतना हो गया। बात ये है कि वैद्युत द्विध्रुव इतना आ गया, यहां से यहां तक, -q से +q तक, इसकी दिशा ये वाला हो गया। तो अब हम लोग समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था। ठीक है, इससे समझने से पहले एक चीज हम भूल रहे हैं, उसको हम बताते हैं। सबसे पहले टॉपिक याद रहता तो आदमी लाइन से पढ़ाते चलता, लेकिन टॉपिक जो होता है ना इधर उधर गड़बड़ा जाता है, इसीलिए नहीं तो हम लाइन से पूरा कर देते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम बता रहे हैं कि कुछ और समझते हैं, तो पहले उसी को समझ लेते हैं। P जो होता है इसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले ये क्या है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से सूचित करते हैं। ये भी पता चल गया, यह एक कौन सा राशि है? सदिश राशि। ठीक है, अब हम लोग बात करना है इसके SI मात्रक का। SI मात्रक क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? तो भाई देखो, ये P है, इसका मात्रक निकालना है हम लोग। सिंपल बात है, ये आवेश है, और आवेश का जो होता है वह होता है कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम होता है। और ये पता है भाई, d दूरी, ये 2l दूरी, और इसको क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। और ये दिशा बता रहा है किधर? -a + q, बस हो गया कूलम मीटर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं cm। ऐसे cm ऐसे नहीं लिख देना, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर हमको समझना है कूलम मीटर, तो ऐसे बीच में डैश देना। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं बीमीय सूत्र का। बीमीय सूत्र क्या होता है भाई? बीमीय सूत्र कुछ नहीं, P बराबर क्या है? P बराबर QD है, बस ऐसे ही समझना। P बराबर QD, अभी अधिस सदिश हटा देते हैं। P बराबर QD, तो Q बराबर क्या होता है? IT, बस, और D बस हो गया। D एक लंबाई है। हमको कभी भी बीमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए हमको जाना पड़ेगा फंडामेंटल राशि के पास। और फंडामेंटल राशि जो होता है, क्वांटिटी जो होता है, वह मूल राशि कहते हैं। मूल राशि की संख्या जो होती है वह कुल 7 है। ठीक है, तो हम अगर उसमें लेकर चले जाते हैं तो इसमें बताया गया है कि जो I होगा, वैद्युत धारा होगा, उसका जो होता है वह A होता है। ठीक है, और जो टाइम होता है T, उसका तो T होता है, और जो दूरी है वह एक तरह का लंबाई होता है, तो इसका L हो जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, LTA, लता। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बीमीय सूत्र। क्या हो गया? बीमीय सूत्र। ठीक है यार, कुछ लोग जो है ना ऐसे टीचर से पढ़ना चाहते हैं कि जो बार बार मजाक करे। ठीक है, बीच बीच में गाना गाए, तो यार हमसे नहीं होने वाला है। पढ़ाई जो होता है, एक विकास दिव्यकृति जो सर हैं, उनको हम बहुत सुनते हैं। वो एक्चुअली जो है इंडिया के, जहाँ तक मेरी समझ है व्यक्तिगत, वो सबसे अच्छे टीचर हैं हमारी समझ से, और हम उन्हीं को सुनते हैं। और वो भी कहते हैं कि पढ़ाई जो होता है एक धैर्यवान, एक कंसिस्टेंसी और दृष्टिगत एकदम होना चाहिए, ना कि इसको सॉन्ग से जोड़ करके आनंद से। आनंद अलग जगह है, पढ़ाई में भी आनंद आता है। आप समझिए ना, इसको समझेंगे आपको बिल्कुल आनंद मिलेगा, गाने से नहीं। हम अगर गाना टीचर गा रहा है और बार बार ऐसा सॉन्ग गा रहा है अपने आप को वायरल करने के लिए, तो ये हम लोगों से नहीं होने वाला है। हम
वायरल हो या ना हो ये अलग बात है, ठीक है। तो अभी हम लोग समझते हैं, एक और टॉपिक समझते हैं। छोड़िए हटिए, ये सब बेजुल फालतू बातें हैं, इसको हम लोग को नहीं करना है। तो ये वाला आप आराम से समझिए, ठीक है। हम सीरियसली नहीं पढ़ाएंगे, जब भी पढ़ाएंगे सीरियसली पढ़ाएंगे। कभी कभी हम लोग अपने टॉपिक से रिलेटेड ही इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था, ठीक है। साम्यावस्था क्या होता है, देखो अब हम लोगों को वैद्युत द्विध्रुव को रखना है वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि P जो है उसको रखना है E में, ठीक है, P और E में। तो ऐसे करके वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आप समझ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे बताने का मतलब है कि इधर प्लस आवेश होगा और इधर क्या होगा, माइनस आवेश, ठीक है। तब ना ऐसे जा रहा है, मैंने सामने से ऐसे मतलब लंबवत प्लेट पर होगा धन आवेश और लंबवत प्लेट पर ऋण आवेश, तो ऐसे हो सकता है कि एक तरफ से जाए ऐसे। ये आपको पढ़ना भी है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ये प्लस आवेश और ये माइनस ऐसे एक प्लेट पर होगा, एक प्लेट पर होगा, तो ऐसे हो सकता है कि समांतर जाए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये समांतर ही हम लोग को मानकर है, यहाँ पर समांतर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ऐसे। अगर इसमें हम इसको रख दे, द्विध्रुव को ऐसे रख दिया जाए, ये बहुत ही द्विध्रुव हम इतना बड़ा बना, इतना बड़ा थोड़ी ना होता है, एकदम छोटा सा है। परमाणु का आप अणु को सोच सकते हैं, अणु कितना छोटा होता है, सबसे तो छोटा परमाणु होता है। अब परमाणु के मिलने से अणु बनता है, ठीक है। तो जो परमाणु जो अणु होता है, तो समझ सकते हैं कितना छोटा है, इसको हम लोग बड़ा करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और ये एक यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये जो माइनस क्यू है और ये जो प्लस क्यू है, इसकी भी दिशा अगर ऐसे हो जाए, इसकी भी दिशा अगर ऐसे हो जाए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो देखो, सबसे कहने का मतलब है कि इसमें दो आवेश आ गया, दो आवेश आ गया, ठीक है। और जब दो आवेश आ गया तो इस पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा। अब फोर्स हम बता चुके हैं कि जब किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उस पर बाहर की ओर फोर्स लगता है, वह होता है F बराबर QE होता है, ऐसे करके होता है कि नहीं होता है। तो इस पर फोर्स लगेगा इधर QE, ठीक है। और ये माइनस आवेश है तो इस पर फोर्स लगेगा, इधर प्लस है ना, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, और ये हो जाएगा माइनस QE, मतलब इधर होगा Q, दोनों पर बल उतना ही लगेगा, और इसकी दिशा एक इधर और एक इधर, दो बल लगेगा, क्योंकि इसमें दो आवेश है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे और तो दो लगेगा। अब देखना है कि इसको हम लोग रखे हुए हैं वैद्युत क्षेत्र के समांतर, ये वाला इधर बल लगेगा और ये वाला इधर बल लगेगा। तो बताओ, ये वाला किसी तरह से ऐसे रखा हुआ है, तो ये वाला घूम पाएगा, ऐसे घूम पाएगा, ऐसे घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा। ये वाला उतना ही बल इधर लगा रहा है, कहने का मतलब है कि बीच में एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इधर के कारण इस आवेश को उधर जाना चाहेगा, ये दोनों आपस में ज्वाइंट रहेगा, ठीक है। ये वाला इसको उधर फोर्स लगेगा क्यू पे कि उधर चला जाए, लेकिन इधर से ये वाला फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा इधर, तो ना ये द्विध्रुव उधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, और ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी हो पाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस पर जो फोर्स लगेगा वह कुल रूप से देखेंगे तो जीरो रहेगा, जहां है वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था। वैद्युत द्विध्रुव की साम्यावस्था कब आएगी, तो जब P और जब E दोनों की दिशा क्या होगी, दोनों की दिशा जो होगी वह एक समान होती है, तब होगी। बात समझ में आ रहा है। वैद्युत द्विध्रुव पर बल कब जीरो होगा। अच्छा, एक और बात है कि जब भी किसी वस्तु पर एक साथ दो बल लगे, एक साथ दो गो बल लगे, अगर एक साथ दो गो बल लगे तो उसको हम लोग कहते हैं बल युग्म। क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं, और इसको इंग्लिश में टॉर्क कहा जाता है, और इसको टाउ से सूचित करते हैं। और टाउ का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब टाउ का मान जीरो कब होता है, तो जो P और E के बीच में किसी तरह का कोई बल नहीं लगता है, यानी कि बल लगेगा लेकिन वो इधर उधर नहीं जाएगा, तो बल युग्म का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टाउ का मान जीरो हो जाएगा। और इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन लाइक भी नहीं कर रहे हैं, कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, इससे कीजिएगा तो थोड़ा सा हमको इतना हो सकता है कि मोटिवेशन मिलेगा कि हम जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमें कुछ लगेगा ऐसा
कि प्रतिक्रिया हमको मिलेगा कि नहीं हम सही डायरेक्शन में हैं, हमको और भी बनाना चाहिए। इससे हमको क्या होता है, इससे क्या होगा कि थोड़ा सा इच्छा जो है ना वीडियो बनाने का और थोड़ा सा बढ़ते चला जाएगा और हम अच्छा से अच्छा करते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।